वालेकुम। मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा जी, हम कॉमसाइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं साहिवाल कैंपस। तो इस इंटरव्यू के लिए हमें जो बताएंगी वो मिस समीना नाज होंगी। सबसे पहले तो मैं मिस समीना नाज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया और हमें इस चीज़ के बारे में आगाह करेंगे कि हम कॉमसाइट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगी और स्कॉलरशिप्स के बारे में और क्या सुजेशन देती हैं वो हमें। ठीक है, तो थैंक यू मैम आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपका बैकग्राउंड इंट्रो, आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में जानना चाहेंगे और आपने क्यों कॉमसाइट यूनिवर्सिटी जी में एडमिशन लिया। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो मेरा नाम समीना नाज है। मैंने अपना मैट्रिक एफजी गर्ल्स हाई स्कूल उकाड़ा अकेडमी से किया था। तो और 1040 मार्क्स लिए मैंने कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा मैंने अपना जो इंटरमीडिएट है वो एफजी डिग्री कॉलेज से किया, उकाड़ा अकेडमी से, और वहाँ की भी मैं टॉपर रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉमसेट मैंने इसलिए ज्वाइन किया, कॉमसेट मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हर इंसान की ना ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ना बाहर की यूनिवर्सिटी में भी चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने लम्स में जाना है, हमने नस्ट में जाना है, क्योंकि वो अच्छी होती हैं। उनके लिए वो जो है हॉस्टल लाइफ को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी जो मेरे घर के करीब है। तो जब मैं ये सोच रही थी, तो इस लिहाज से मेरे दिमाग में दो यूनिवर्सिटीज़ आई, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा और ये कॉमसेट साहिवाल। तो मैंने कॉमसेट साहिवाल को चूज़ किया क्योंकि ये बेस्ट है और ये 7th पोजीशन पे है पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल, अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात है, आप टॉपर थी। और सेकंडली आप हमें ये बताएं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, स्टूडेंट है, दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो साहिवाल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, और सेकंडली कुछ फाटा सीबीपी और बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक है, तो वो अगर जी, कॉमसाइट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें या इस्लामाबाद कैंपस में या कहीं पे भी, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर देखिए, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, प्रोसीजर बहुत ईजी है। कॉमसेट्स के 7 कैंपस हैं, ठीक है। तो आप इजीली जाके कॉमसेट जो edu.pk जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर अपना जाके लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके आपको वहाँ से आप अपना चलान फॉर्म जो प्रिंट आउट निकलवाएं। जो चलान फॉर्म के ऊपर जो सा बैंक का नाम लिखा होगा, वहाँ जाके आप अपना एडमिशन फी जो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 होती है वो सबमिट करवाएं। जब आप वो करवाएंगे तो बैंक आपको पेड चलान फॉर्म देगा, उसको स्कैन करके आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा ये जी, सारा आप ऑनलाइन प्रोसीजर। जी जी, अच्छा आपने अभी बताया कि इसमें जो हम किसी भी प्रोग्राम के लिए एनटीएस देते हैं उसके लिए हमारी फी होती है 2500 राउंड अबाउट आपने बताई। तो क्या हमारा ये स्पेसिफिक हम एक प्रोग्राम के लिए या होल, हम चाहता मैं चाहता हूँ कि जी अभी मेरा सीएस है, तो अभी मैं सीएस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और साथ ही मैं चाहता हूँ अगर सीएस में मेरिट नहीं बनता तो मैं एससी में भी अप्लाई कर दूं, और अगर एससी में भी नहीं बनता तो मैं किसी और में अप्लाई कर दूं। क्या ये पूरे वो जो हमारा ये कह लें कि हमारी जो डिग्री होती है या सीएस की या एससी के सब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अलग अलग इनके फॉर्म होते हैं। जी देखिए, अगर आपने एडमिशन लेना है ना, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म हर प्रोग्राम के लिए एक बार फिल करनी पड़ेगी। मतलब ये कहने का कि आपको बार बार फिल करना पड़ेगा। आप किसी मतलब एक वक्त में किसी एक प्रोग्राम के लिए एक किस्म करेंगे, तो वो आप एक ही वक्त में एक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ठीक ठीक ठीक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है कि यानी कि मैं बच्चे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किसी के 90% मार्क्स हैं, किसी के 50% मार्क्स हैं, तो इनका क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपको बेस्ट गाइडेंस जो मिलेगी ना, वो ऑफिशियल वेब पेज से ही मिलेगी। अच्छा अच्छा वहाँ पे क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बायो के होते हैं वो कंप्यूटर में एडमिशन लेना चाह रहे अच्छा होते हैं, अच्छा अच्छा। कंप्यूटर के होते हैं वो बायो में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, बायो
फूड साइंसेज में लेना चाह रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये देखना है कि हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको कॉमसर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि आप किस प्रोग्राम के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। सही सही सही। अच्छा, जैसे आपने अभी हमें बताया कि डिफरेंट होते हैं, यानी कि अगर मैंने बायो की एफएससी, मैंने बायो के साथ कर लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अभी मैं चाहता हूं कि मैं सीएस में एडमिशन लूं, तो क्या हम एडमिशन ले सकते जी हैं, हम सीएस कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं, वो सीएस कर रही हैं। वो बाकायदा पीछे उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन वो सीएस कर रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि सीएस जो है वो एलिजिबल करता है बायो के स्टूडेंट्स को भी, लेकिन उसका सर्टेन क्राइटेरिया है कि आपके अगर मार्क्स एफएससी में एक सर्टेन पॉइंट तक हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या हमें सिंपल वही जो हमारा कोर्स होता है जो सीएस वालों को पढ़ाया जाता है, या उसमें कुछ चेंजिंग की जाती है? जी, पहले तो सिंपल कोर्स ही पढ़ाया जा रहा था, लेकिन बाद में ना उनको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया गया था, क्योंकि जो सीएस वाले हैं वो जब सेकेंड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो उनको बाकायदा मैथ्स पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। सही सही सही। तो यानी फिर उन लोगों को अलहदा कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जब वो आईसीएस कर रहे होते हैं, लेकिन बायो वाले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो उन्हें मैथ्स करनी पड़ती है। तो इनका पीछे से कोई कहते हैं कि बेस नहीं बनी होती, तो बेस बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो एक इनको अलग से सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैथ्स की बेस बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि बायो वाले भी एडमिशन ले सकते हैं और वो सीएस कर सकते हैं, ठीक हो गया। जी आगे हम जी जी चलते हैं जी हमारे एनटीएस की तरफ से। अच्छा, एनटीएस का एक जी ये था कि हम अगर मैं एनटीएस देना चाह रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो हम जी एनटीएस का तो डिफरेंट ये होता है कि हम अप्लाई करके अपने लिहाज से सेंटर जो भी है चूज कर सकते हैं। क्या कॉमसेट इस चीज को अलाउ करती है कि एनटीएस आप कहीं पे भी दे सकें, या सिर्फ आप कॉमसेट में ही आके एनटीएस देंगे अपना? जी, एनटीएस बकायदा एक कॉमसेट का ही इदारा है। ठीक है, बेसिकली वो कॉमसेट का इदारा है, लेकिन अगर आपने एनटीएस का नेट का टेस्ट कहीं दिया है ना, तो अगर आप एडमिशन फॉर्म की जो फिलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बाकायदा एंड पे ऑप्शन आता है कि आपने एनटीएस किया या नहीं किया। अच्छा तो अच्छा। अगर आप यस पे टिक करते हैं तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप नो पे करते हैं तो जब आप एडमिशन देख के मेरिट लिस्ट पे आप आने से पहले वो लोग आपको कहते हैं कि भाई हमने आपका एनटीएस लेना है, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्ट हुए पड़े होते हैं। ठीक ठीक। तो क्या होता है कि जब आपका नाम आ जाता है तो आपसे एनटीएस लिया जाता है, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके आपका बता दिया जाता है हाँ भी आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप कह देते हैं कि हाँ मैंने नेट का टेस्ट एनटीएस का मैं पहले दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, तो आप फिर भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो कॉमसेट खुद एक कंडक्ट करवाते हैं एनटीएस एंट्री टेस्ट। तो फिर अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप पास होते हैं, तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो आपका जो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपका एडमिशन फिर हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एनटीएस का जो हमें ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि जैसे हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से मार्क्स काउंट किए जाते हैं? जैसे कि पहले इस तरह होता था कि मैट्रिक के भी हो गए, एफएससी के भी हमारे हो गया, और उसके साथ साथ एनटीएस का भी होता है, तो ये हमारे कौन कौन से मार्क्स काउंट होंगे और किस तरह वो सारी चीजें होंगी, हमें ये थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, जब एंड पे एग्रीगेट एग्रीगेट लगाया जाता है ना, तो उसमें आपका 10% आपका मैट्रिक का लगता है, 40% आपका एफएससी का लगता है, और देन 50% आपका एनटीएस का लगता है। इस तरह से वो एग्रीगेट लगा के आपको एडमिशन अलाउ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, तो जब आपने एनटीएस दिया था तो आपने क्या सोचा था कि किस तरह का एनटीएस होगा, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी, उसके टेस्ट कहाँ से आपने तैयार किया था, इसके बारे में थोड़ा गाइड करते। जी, जब मैंने एडमिशन लिया तो क्योंकि कोविड की वजह से फिर एनटीएस ने कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, अच्छा लेकिन उस ऐसी बात है, उसकी प्रिपरेशन तो करनी है। तो उसके लिए यही है कि बेसिक कि आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जनरल साइंस का जीके का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकता है, और इस टोटल मिला के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने कंडक्ट करना होता है, उसमें आपको पास होना पड़ता है, जिसमें से 50% वो लेके आपको एडमिशन अलाउ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपने जैसे कहा कि 50% हमें मार्क्स मिलते हैं, यानी कि हमें आपके कहने का मतलब है कि 10% हमारे पिछले हो गए, 40% एफएससी के या आईसीएस के हो गए, और 50% जो हमारे जी एनटीएस के हो गए, ठीक हो गया। जी अच्छा,
और टेस्ट वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, एक चीज हमें क्लियर करती जाए कि आप जब हम कंप्यूटर साइंस के हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमें जो हम मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग वाले और बीबीए वाले, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या सेम ही टेस्ट होता है या डिफरेंट होते हैं उसके? जी, उनका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। जब मैंने सोचा था कि मैं एडमिशन लेती हूँ, फिर मैंने ये भी जाहिर सी बात है एनटीएस तो हर यूनिवर्सिटी में देना है, क्योंकि मैंने पहले नेट का टेस्ट दिया नहीं था। तो जो मेरे मुताबिक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो यही थी कि अगर आपने जो सा सब्जेक्ट में आप मतलब किसी डिपार्टमेंट में आप ले रहे हो एडमिशन, तो वो उस डिपार्टमेंट का उस सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आप सीएस में ले रहे हो तो आपका जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर होना है, तो कंप्यूटर के भी 20 सवाल आ रहे होते हैं। तो जहां तक मुझे पता है वो यही है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो ना, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, यानी कि हमें ये नहीं होता कि एक ही एनटीएस नहीं आता, डिफरेंट होते हैं। नहीं। ठीक होगा, जी ठीक होगा। अच्छा, एनटीएस जब हमारा हो जाता है, फॉर एग्जांपल जी मैंने एनटीएस दिया या आपने दिया, हम बच्चों ने दिया, वो सिलेक्शन होगी उनकी, ठीक है। अब एनटीएस के जी। बाद कोई और भी इसका इंटरव्यू वगैरह का कोई सिस्टम है या सिंपली बस एनटीएस दिया और आप पास हो गए? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब आपने एनटीएस दिया है तो देन आपको कॉल आती है क्या, हाँ भी आप पास हो चुके हैं, आप आ जाएं, आप इंटरव्यू दे दें। जब आपको से इंटरव्यू लिया जाता है तो आप ने जो इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दी होती है वो इसी लिहाज से आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपने हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है, वैलिड है या इनवैलिड है, कंफ्यूज करते हैं ताकि आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो हम थे एनटीएस पे हमारे, ठीक है, तो जो जी इंटरव्यू वगैरह पे हम वहां पे थे, तो इंटरव्यू के बारे में आप हमें थोड़ा गाइड कर रही थी जी। जी, मैं यही कह रही थी कि वो इंटरव्यू में एनटीएस के बाद जब आप पास हो जाते हो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने आते हो तो वो आपसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से के मुतालिक आपसे सवाल करते हैं, ताकि जो आपने इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दी है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो अगर आप उसको पास करते हैं तो फिर आप इंस्टीट्यूट जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देता है, तो आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर हम जी हमने एनटीएस दे लिया, हम शॉर्ट लिस्ट हो गए, हमने सारी चीजें क्लियर कर ली, अब हम आते हैं अपने फी स्ट्रक्चर की तरफ। तो इनका फी स्ट्रक्चर जी क्या है, यानी कि फी कितनी होती है नॉर्मली, क्या हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी पे करनी पड़ती है और नेक्स्ट टाइम कितनी पे करते हैं? जी, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाहिर सी बात है आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके अलाउंसेस भी होते हैं। तो आपकी पहली फीस, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में फीस ज़्यादा होती है, मैं सीएससी की हूँ तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी 1,16,000, आई गेस तो के 1,16,650 थी, नहीं भी इतनी थी। तो उसके बाद आपके अलाउंसेस कटते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपके अलाउंसेस कम होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्दर ये कम होते होते आपकी फ़ीस कम होती है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक 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 ठीक। इसमें आ जाती है आपकी, फिर जब एडमिशन आ जाता है उसमें आपकी आ जाती है 25,000 आ जाती है। एग्जामिनेशन का जो उसकी वो फीस वो लगाते हैं, वो कोई गैस है कि वो 4,000 होती है। तो वो इस तरह से वो आपकी फीसेस लगा रहे होते हैं कि आपने किस क्लास में बैठना है, वो सारा कुछ जिस तरह हम नॉर्मल एडमिशन लेते आ रहे हैं हम्म। उसी तरह होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अ, देखिए आपने कहा कि पहले सेमेस्टर की फी होती है 1,16,000 रुपए के लगभग ना, राउंड अबाउट, ठीक हो जी गया।
अब जैसे होगी वो फीस, थोड़ी सी एडमिशन फी हम निकाल देते हैं 20,000 रुपया, तो जी। अराउंड अबाउट 96,000 यानी 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट रह जाएगी। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ होते हैं बच्चे जो जिनका ख्वाब होता है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ठीक है, लेकिन वो इतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? क्या मीन्स की यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस करती है या फिर कुछ वो मैनेज करते हैं, या फीस किस तरह मैनेज होती है ये? जी, यूनिवर्सिटी जो बच्चे इस काबिल होते हैं लेकिन वो फिर भी अपनी एडमिशन का जो सारे अलाउंसेस हैं वो पे नहीं कर पाते, तो वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट से वो बाकायदा कंसल्ट करते हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट उनको बता रहा होता है कि यूनिवर्सिटी में ये सारे स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप जो है वो दे रही होती है। जैसे एक जाने पहचाने पेफ का स्कॉलरशिप है, एहसास का स्कॉलरशिप है। इसके अलावा वर्कर्स जो एम्प्लॉय, अगर वो आपकी डिपार्टमेंट आपके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव जो काम कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका अलाउंस लग जाता है आपको। कि आप फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनकी वजह से आपकी जो आपको थोड़ा सा वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी दे देते हैं कि हाँ भैया आप इतना दे सकते हैं, आपकी फीस रिड्यूस कर लेते हैं। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है अगर जिनके फादर जो है वो एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी में। तो ठीक ठीक ठीक। यूनिवर्सिटी काफी सपोर्ट करती है बच्चों को। यानी आपके कहने का मतलब है कि एक दफा बंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो उसके बाद वो डिग्री अपनी कर जी ही लेगा, अगर वो बंदा जो है करने बिल्कुल। वाला हो तो। ठीक होगा, ठीक जी होगा। जी। और इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर हो गया हमारा, हम हॉस्टल की तरफ चलते हैं जी। कुछ लोग हैं जो जैसे आपने कहा कि आपके घर के नज़दीक थी, ठीक है, जी जी। और कुछ लोग हैं जो वहीं पे ही रहने वाले हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो दूर के इलाकों से आते हैं, मीन्स कि उनका उन्हें घर हम्म, जाना इजी नहीं है, यानी कि वो अगर वीकली भी अगर घर जाएं तो उनके लिए मुश्किल है, यानी कि 1 महीने बाद, या जैसे छुट्टियां होती हैं हमें सेमेस्टर के एंड पे, या गर्मियों की होगी, जो जिस तरह भी हमें छुट्टियां आती हैं हम तब जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया? कुछ हॉस्टल वगैरह हैं या फिर वैसे ही वो अपना इंतजाम खुद करते हैं? जी यूनिवर्सिटी को पता है कि बच्चे काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए अलग बनाए हुए हैं, बॉयज़ के लिए अलग बनाए हुए हैं, ताकि कोई मिसहैप ना हो। दूसरा ये है कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने इस्लामाबाद, कोई इस्लामाबाद का रहता है, उसने इस्लामाबाद के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, उसने लाहौर के लिए भी किया हुआ है, साहिवाल के लिए भी किया हुआ है। रिहायशी वो इस्लामाबाद का है, लेकिन अगर उसका एडमिशन लाहौर में भी नहीं होता, इस्लामाबाद में भी नहीं होता, साहिवाल में भी साहिवाल में हो जाता है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको इस्लामाबाद से साहिवाल मूव करना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो यहाँ से एक दिन पढ़ के जाए, इस्लामाबाद जाए, वहां से वो तो फिर बीच में रह जाएगा, या तो इस्लामाबाद जाएगा या तो साहिवाल आएगा। तो वो यूनिवर्सिटी बाकायदा हॉस्टल प्रोवाइड करती है, खाने पीने का अपना निज़ाम है, अपना उनका वो रूम अलॉट करते हैं। तो ये सारा साफ सुथरा क्राइटेरिया है। तो अच्छा खासी रिहाइश वो दे रहे होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। जब उनको पता चलता है हमारे पेपर हो गए हैं या कोई वीकेंड आ जाता है, तो वो आराम से अपने घर जाकर अपने घर वालों से मिलकर आ जाते हैं, उनके साथ एंजॉय करके आ जाते हैं, तो फिर वो वापस आ जाते हैं जब यूनिवर्सिटी दोबारा ऑन होती है। ठीक ठीक। तो ये हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो बड़ी जबरदस्त अच्छी बात होगी। अच्छा, हॉस्टल में आपको कुछ जी अंदाजा होगा कि कितने ड्यू एक स्टूडेंट जो है वो एक मंथली या सेमेस्टर थ्रू आउट सेमेस्टर वो कितने पे कर सकते होता है उनके? नहीं, ये इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं, क्योंकि आई एम नॉट लिविंग इन अ हॉस्टल। अच्छा अच्छा, कोई लेकिन नहीं। ये है कि जो ड्यूज़ है ना, ड्यूज़ में भी मेरे ख्याल से वो कंसेशन लाजमी कर देते होंगे, क्योंकि उनके खाने का अलग वो है निज़ाम है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, तो उसका वो कर देते होंगे आई गेस। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, हर मामले में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। यानी कि इजीली मैनेज हो जाती हैं सारी चीजें। ठीक हो जी गया, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें कौन सा आया कि हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऑफर करती है या और डिफरेंट भी डिग्रीज हमें दे रही होती है? कि नहीं सिंपल जी, जैसे आपने कहा ये टॉप 7 में है, और जितना मेरा हम्म, नॉलेज है ये CS की पाकिस्तान की टॉप 1 में इसे माना जाता है, तो क्या ये 7 सिंपल जी। सी कंप्यूटर साइंसेस का अलाउ करती है और भी डिपार्टमेंट है? नहीं नहीं नहीं, कॉमसर्ट्स के जितने भी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में हैं
वो सिर्फ सीएस को नहीं वो दे रहे हैं, वो बाकायदा सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो सीएस, एक तो सीएस हो गया, एक एससी हो गया, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, फूड साइंसेज है, आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, बिजनेस है। आप कोई भी प्रोग्राम चूज करके उसमें से कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी, मैंने चूज किया, मैंने सीएस चूज किया क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन सीएस। दैट डजंट मीन्स कि कॉमसेट सिर्फ और सिर्फ सीएस को ही सपोर्ट कर रही है, नहीं। कॉमसेट ने अपने हर डिपार्टमेंट को अलग रखा है, हर डिपार्टमेंट की अपनी डिग्री है। तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी एक चीज में इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ वही ढूंढ रहे हो कि आपको मुझे जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी मैं उसी में जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग उनके पास प्रोग्राम्स का क्राइटेरिया होता है, कॉमसेट के पास भी है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि हमें स्पेशल अगर कहा जाए कि स्पेशल नहीं है, यानी कि हमें और भी काफी सारी चीजें प्रोग्राम नहीं मिल जाते हैं, हम इजीली इसे जी जो है। बिल्कुल, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट भी अपने लिए मुख्तलिफ फील्ड्स चूज कर सकते हैं। अब मैंने देखा है, मेरे साथ मेरी क्लास फेलोज थी, उन्होंने पहले बायो पढ़ी, फिर उसके बाद अब आके फूड साइंसेज में उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक 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 ठीक, यानी कि डिफरेंट ऑफर कर रही है हमें डिग्री। तो जी जी हमें कैसा इन्वायरमेंट हमें मिलता है यूनिवर्सिटी में? हमारे आया के प्रोफेसर्स हो गए, हमारे क्लास फेलोज हो गए, बॉयज एंड गर्ल्स जैसे कि इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जी तो कहा जाता है कहीं पे, हमें माना जाता है कि नहीं जी ये इसका इन्वायरमेंट नहीं, जैसे कि अच्छी यूनिवर्सिटी होती है कहा जाता है कि वैसे ही उसमें चीजें भी अच्छी नहीं होती, ये इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो कैसा इन्वायरमेंट है, आप मुझे थोड़ा उसके बारे में गाइड कर दें। जी। सबसे पहले तो आपने बात कही प्रोफेसर्स की। अगर मैं आपको टू द मतलब ऑनेस्टली बात करूँ ना, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड कि आप उनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है, यूनिवर्सिटी का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि भाई प्रोफेसर आपके दुश्मन है। आपके जो क्लास फेलोज हैं वो क्या करते हैं भाई, काम निकलवाया और गए। मतलब हाँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जिस तरह आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपको पहले इनका तो एक्सपीरियंस है ना कि आपके साथ टीचर किस तरह से बात कर रहे हैं। इंसान को अपना अंदाजा खुद अच्छी तरह लगा लेता है कि मैं किस किस्म का हूँ या किस किस्म की हूँ, तो अगला बंदा मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी टीचर्स के साथ पोलाइट बिहेव करें, ओबीडियंसी दिखाएं, तो क्यों नहीं वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। दूसरा ये कि अगर आप अपने यही बिहेवियर अपने क्लास फेलोज के साथ मेंटेन करें, तो वो आपके साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड कि आप कैसे बिहेव करते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि मीन्स के ये सब चीजें हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, यानी कि जी जी बिल्कुल जैसा हम एटीट्यूड रखेंगे वैसा ही हमें आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक होगा, जी। बड़ी और अच्छी। आपने एक और बात कही कि कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो हम्म, इस लिहाज से मैं एक ही बात कहूंगी कि हमें कभी भी किताब के कवर को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल। अब हम उस इदारे में गए नहीं होते, तो हम होते भी ये नहीं है। हमें ये राइट ही नहीं है कि हम किसी के बारे में या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई गलत बात करें, जब तक हमें पता नहीं होता कि ये इंस्टीट्यूट असल में है क्या चीज, क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक 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 है, बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, एट द एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें मैं आपका जो पर्सनली सजेशन है वो लेना चाहूंगा कि मीन्स कि आप कुछ आपको अरसा होगा इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब जो हमारे न्यू आने वाले हैं, जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, ठीक है, जो न्यूली एडमिशन बच्चे होते हैं, उनके लिए आप थोड़ी सी क्या गाइड करेंगे कि उन्हें जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई उन्हें ना हो, और वो अपना जो है जो अपनी स्टडी को वो अच्छे तरीके से लेके चलें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए मेरी नज़र में ना, अब क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। स्टूडेंट ना तीन किस्म के होते हैं। एक वो जो बहुत पढ़ता है, एक वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, एक वो जो अपनी लाइफ को नॉर्मल लेके चलता है। तो बेस्ट इसमें यही है कि अपनी लाइफ को नॉर्मल लेके चलें। आप किसी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ये देख लो कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हो ना, तो अपने माँ बाप के पैसों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, उन्होंने आप पे बड़ा इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है। तीसरा ये कि ना, जो बच्चे
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मगन रहते हैं ना, वो एट द एंड जब उनके हाथ में डिग्री आती है ना, और उनको लाइफ एक्सपीरियंस दे रही होती है कि भाई अभी ये टर्न आ रहा है, अब तुम्हें, उसको नहीं पता चलता कि मुझे अब इस टर्न पे कैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे अब इस इंसान के साथ बात कैसे करनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो माइंड सेट है ना, वो सिर्फ किताब तक रहता है। दूसरा, एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन बाद में जब 4 साल गुजरते हैं ना, तो वो लोग बाद में ये सोच रहे होते कि काश हमने पढ़ लिया होता, क्योंकि बाद में उनको नौकरियां नहीं मिल रही होती। तो ये दोनों जो है ना, मेरे लिहाज से ये ठीक नहीं है। पढ़ना है और अपने साथ ये दूसरी एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें। यकीन करें आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, आप साथ साथ काम भी कर रहे हैं, कोई स्किल भी ले रहे हैं, और अगर किसी आप फॉर एग्जाम्पल किसी फुटबॉल वगैरह में आपने हिस्सा ले लिया, आपको पता चलेगा लोगों के बिहेव का, कि आपके इर्द गिर्द जो है लोग वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कि मुझे आगे जिंदगी में मूव कैसे करना है। तो मैं यही कहूंगी कि अपना जो है लाइफ को नॉर्मल रखें। और दूसरा ये है कि जो टीचर आपको पढ़ाए उसको घर जाके एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आपको पता चलता है ना कि मंथ या 1.5 माह गुजर गया, पेपर आ गए होते, तो फिर एग्ज़ाम से एक दिन नहीं पहले नहीं पढ़ा जाता, तो ये मसला हो जाता है, बहुत खपना पड़ता है। तो मैं यही सजेशन दूंगी, साथ साथ पढ़ते रहे, एंजॉय भी करते रहे, लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटीज में। जी जी। अच्छा, तो आपने आपने बड़ा अच्छा और डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी राय क्या थी और आपको किस तरह एक न्यूली जो बच्चा आता है उसे कैसे लेके चलना होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, तो जी आपने इसमें एक स्किल की बात की है, तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो जैसे कि आप हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी क्या आपको स्किल के ऊपर वर्किंग करने के लिए कहती है कि आपके प्रोफेसर्स होंगे वो आपको कहेंगे कि जी आप इस स्किल पे काम करें, या आप फ्री लॉन्चिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आपकी फील्ड ये इस तरह की है ना, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। यूनिवर्सिटी में बाकायदा सेमिनार्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है आजकल, क्योंकि इंटरनेट बहुत फास्ट है। तो अब जिस तरह मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि क्योंकि कोविड आया, तो अमेरिका ने 1 आई गेस 03 बिलियन डॉलर्स जो ऑनलाइन वर्कर्स थे उन्होंने सिर्फ कमाए इतने। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है, हमें इस स्किल्स लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम वर्डप्रेस की तरफ आ सकते हैं, वेब डेवलपिंग की तरफ आ सकते हैं, तो हम कंटेंट राइटिंग की तरफ आ सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। इंसान के पास डिग्री के साथ साथ स्किल होना ज़रूरी है। और हमारे प्रोफेसर हमें बार बार कह रहे होते हैं कि हमें, जिस तरह हमारे एक माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि बच्चों, हर डिग्री के फॉर एग्जांपल हर एक सेमेस्टर के स्टार्ट में एक स्किल पकड़ लो। अगर जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाए, तब तक आप ये एम बना के रखो कि हमें ये स्किल आनी चाहिए। दैट मीन्स कि जब हर 6 माह गुजरेंगे, तो आपकी स्किल्स में एडिशन होती जाएगी। तो जब आखिर में जब आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी स्किल के लिए कोई मसला ना बना पड़े कि अगर वो आपसे पूछते हैं आपने ये स्किल की है, आपको ये स्किल आती है, तो आप कहें हाँ मुझे ये भी आती है, और आप एडिशनल एक और बताओ मुझे ये भी आती है। तो इस तरह से आपको जॉब के मौके ज्यादा मिलेंगे। तो वो हमें बार बार गाइड कर रहे होते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, और स्किल के बारे में भी, यानी कि हमें यूनिवर्सिटी जो है अपने स्टूडेंट को और प्रोफेसर जो है फुली गाइड करते हैं कि आपने स्किल भी लेके चलनी, जी ना बिल्कुल कि आप करते हैं। सिर्फ ओनली रट्टे पे फोकस करें। ठीक होगा, ठीक हो, हाँ क्योंकि जी बिल्कुल। आप आगे जाके कामयाब हो सकें। जी, थैंक यू सो मच मिस जी समीना, आपने हमें कंप्लीट गाइडेंस दी और हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी डीपली दिया। तो आई होप के हमारे व्यूवर्स को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें, आपका जो भी क्यूरी हो, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। जी, थैंक यू सो मच मिस समीना। इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड हो गया होगा, और जो भी मदद चाहिए होगी बच्चों को, तो हम साथ साथ उन्हें गाइड करते रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच व्यूवर्स। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह मिलते हैं नई एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।